Good morning. We will start the chapter 5 of history, the Mughal Empire. Okay, in this chapter we will study about the Mughal emperors in India. Okay, लास्ट चैप्टर में दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया गया है। उसमें बताया गया कि कैसे टर्किश और अफगान रूलर्स जो थे उन्होंने इंडियन टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया और लगभग 500 ईयर्स तक यहाँ पर रूल किया। हालांकि वो इंडिया को पूरे देश को गवर्न करने में फेल रहे, लेकिन उस समय भी कई इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे जो प्रॉब्लम क्रिएट करते रहे उनके लिए, और जिससे इंटरनल स्ट्राइफ को फेस करना पड़ा इंडिया में। और सल्तनत पीरियड के जो रूलर्स थे वो खुद को कंसोलिडेट नहीं कर पाए अपने पावर को, और जो लास्ट रूलर था लोधी डायनेस्टी का, इब्राहिम लोधी, वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में बाबर के हाथों हार गया। बाबर जो था वो बाबर या फिर जियाउद्दीन मोहम्मद, ये फर्स्ट मुग़ल रूलर था जिसने 12 साल की उम्र में फरगना का थ्रोन असेंड किया था। हालांकि उन्हें वहाँ से दूसरे जो पावर्स थे उन्हें वहाँ से भगा दिया था। मंगोल इन्वेशन जो उज़्बेक्स का था उस समय उन्हें वहाँ से हटा दिया गया था। फिर बाबर ने काबुल को कनकेर किया और वहाँ के रूलर बने। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया और दिल्ली और आगरा को एनेक्स किया। ये जो बैटल है पॉपुलरली इसे बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर खांडवा के वॉर में 1527 एडी में बाबर ने राणा सांगा को डिफीट किया, जो स्ट्रॉन्गेस्ट राजपूत रूलर थे नॉर्थ में, और इस डिफीट के बाद बाबर को कंप्लीट कंट्रोल मिल गया नॉर्थ इंडिया में। हालांकि वो कई फाइट करता रहा, इसके बाद भी घाघरा का बैटल जो था जो अफगान्स के अगेंस्ट उसने लड़ा था, चंदारी का बैटल था जो राजपूत के अगेंस्ट लड़ा था, ये जो दोनों ही वॉर थे उसने जीते थे। बाबर ने एक बहुत ही छोटे समय के लिए रूल किया था, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उसने इतने ही समय में मुग़ल एम्पायर की डाल दी थी। उसकी डेथ के बाद उसका बेटा हुमायूं जो है अगला मुग़ल एम्परर बना। बाबर की डेथ के बाद मुग़ल एम्पायर जो था उसके बेटे हुमायूं ने सक्सीड किया, और बाबर की ही विश पर बाबर का की जो विश थी, उसके फादर का इनहेरिटेंस था, वो इक्वली डिवाइड कर दिया गया हुमायूं और उसके भाइयों में। उसके एक्सेशन के बाद जो हुमायूं का थ्रोन था वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिर चुका था। बहादुर शाह गुजरात का रूलर था, वो एम्पायर को एक्सटेंड करना चाहता था। इसके लिए ज़रूरी था कि वो मुग़ल को डिफीट करे, और शेर शाह जो था वो भी सफल भी हो गया हुमायूं को डिफीट करने में। हुमायूं के जब तक शासन था, तो मुग़ल जो थे वो कई सारे रिवोल्ट्स और वॉर में ही लगे रहे। हुमायूं का जो भाई था मिर्ज़ा कामरान, उसने उसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। हालांकि वो डिफीट हुआ, हार गया, और लेकिन इसके कारण हुमायूं काफ़ी वीक हो गया अफ़गान कंपेटिटर्स के अगेंस्ट। शेर शाह खान जो था उसने हुमायूं को डिफीट किया चौसा के बैटल में 1539 में, और कन्नौज के बैटल में 1540 में। ये जो बैटल्स थे इसमें काफ़ी ब्लडशेड हुआ, खून खराबा बहुत हुआ। इस बैटल के बाद हुमायूं ईरान की तरफ भाग गया और शेर शाह ने दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लिया। हालांकि ईरान में जो हुमायूं था उसको बैरम खान ने हेल्प की, जो उसके एक लॉयल ऑफिसर थे मुग़ल एम्पायर के, और सफ़ेविद खां जो ईरान के रूलर थे। इनकी हेल्प से और गाइडेंस से हुमायूं ने फिर से इन्वेड किया इंडिया में 1544 एडी में, और पंजाब के मोस्ट पार्ट्स को उसने ऑक्यूपाई कर लिया, और शेर शाह के बेटे इस्लाम शाह को उसने डिफीट किया सरहिंद के बैटल में। अब हुमायूं ने दोबारा दिल्ली को कैप्चर कर लिया। हुमायूं हालांकि अगले ही साल 1556 में एक एक्सीडेंट के दौरान मर गया अपने ही बिल्डिंग के अंदर। हुमायूं की डिफीट के क्या क्या कारण थे, क्यों शेरशाह सूरी से वो हार गया? हुमायूं जो था वो शेरशाह की तरह एक अच्छा पॉलिटिशियन नहीं था, और बंगाल की कनकेस्ट के बाद उसने अपना ज़्यादातर समय जो था अपने आप को खुश करने में, मौज मस्ती करने में निकाल दिया, और अगले कन्फ्रंटेशन के लिए वो तैयार नहीं हुआ। हुमायूं अच्छा ऑर्गेनाइजर नहीं था जितना कि शेरशाह था। शेरशाह ने सभी अफ़गानों को अपने अंडर में गैदर किया, जबकि हुमायूं ऐसा नहीं कर पाया। अपने भाइयों की कॉपरेशन वो नहीं
हासिल कर पाया। शेर शाह एक बेटर मिलिट्री जीनियस था हुमायूं की तुलना में। तो ये हुमायूं की डिफीट के कारण थे। इसके बाद है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने दिल्ली के थ्रोन को 1540 में कैप्चर किया था और उसने दिल्ली में लगभग 5 सालों के लिए ही शासन किया था, लेकिन इस पीरियड के दौरान उसने राजपूताना, सिंध और मालवा को भी कैप्चर कर लिया। और कलिंजर में उसने जो सीज किया था। शाहजहां की डेथ 1545 में गन पाउडर एक्सप्लोजन के दौरान हो गई और उसे सासाराम बिहार में बरी कर दिया गया, उसे दफना दिया गया और वहाँ पर उसका एक बहुत ही मैग्निफिसेंट टॉम बना हुआ है जो उसके लिए बना है। उसकी डेथ के टाइम पर उसका जो एम्पायर था वो ब्रह्मपुत्र से ईस्ट में ब्रह्मपुत्र से, वेस्ट में इंडस तक और नॉर्थ में हिमालय से साउथ में नर्मदा रिवर तक फैला हुआ था। शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन जो था बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर था वो, और उसने कई सारे रिफॉर्म्स भी किए थे अपने गवर्नमेंट में। उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंटली रन करने के लिए पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को 6 डिपार्टमेंट में बांट दिया था। दीवान, और हर एक डिपार्टमेंट दीवान के अंडर में हुआ करता था। जैसे दीवाने वजारत जो फाइनेंस को लुक आफ्टर करते थे और रेवेन्यू को देखते थे। दीवाने आरिज जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी ट्रेनिंग और आर्मी को ऑर्गेनाइज कराना। दीवाने रिसालत जो फॉरेन अफेयर्स को का चार्ज लेते थे। दीवाने सामान जो रॉयल हाउस होल्ड को लुक आफ्टर करते थे। दीवाने काजा जो जुडिशियरी के हेड थे। दीवाने बारिद जो इंटेलिजेंस विंग को कमांड करते थे। तो ये इस तरह से शेरशाह सूरी ने 6 जो है डिपार्टमेंट्स में बांट दिया था और हर डिपार्टमेंट को एक दीवान लुक आफ्टर करता था। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो था शेरशाह का उसको उसने 47 पार्ट्स में डिवाइड किया था। हर जिसे सरकार कहा जाता था, हर सरकार जो था न्यूमरस परगनाज में, कई सारे परगना में डिवाइड होता था और हर परगना जो था विलेजेस में डिवाइडेड होता था। रेवेन्यू मिनिस्टर राजा टोडरमल थे शेरशाह के एडमिनिस्ट्रेशन में, और जो लैंड को मेज़र करवाते थे वो, और उसके अकॉर्डिंग, उसकी फर्टिलिटी के अकॉर्डिंग ही टैक्स मेजर किया करते थे। सर्वे के बाद लैंड की क्वालिटी चेक की जाती थी और लैंड फिर उसको क्लासीफाई किया जाता था कि ये गुड है, बैड है या फिर मीडियम है, और फिर एवरेज प्रोड्यूस उसका एस्टिमेट किया जाता था। लैंड रेवेन्यू जो था फिक्स्ड होता था, 1/3 प्रोड्यूस लिया जाता था एज अ टैक्स। लैंड रेवेन्यू जो है सोसाइटी कलेक्ट करती थी। पीजेंट जो थे लोन देते थे, जब भी रेन फेल हो जाती थी तो उनको लोन भी दिया जाता था। सारे रिकॉर्ड्स जो थे लैंड के और रेवेन्यू के वो भी मेंटेन किया जाता था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जो था शेरशाह का बहुत ही इम्प्रूव्ड था और उसमें जितने भी ऑफिसर्स थे उन सबको रेगुलरली पे किया जाता था ताकि वो डिससेटिस्फाई ना हो। अगर कोई भी कंप्लेन आती थी तो उसे शेरशाह डायरेक्टली देखते थे और सुनते, बोलते भी थे, बताते भी थे। उसके जो प्रॉब्लम होती थी उसका सॉल्यूशन वो खुद ही बताते थे। इससे वो अपनी जनता में काफ़ी पॉपुलर थे और चीटिंग को प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने चेहरा मेंटेन किया था। चेहरा जो था एक डिस्क्रिप्टिव रोल था हर सोल्जर के लिए, और दाग ये हॉर्सेस को ब्रांड करने का एक तरीका था। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रक रोड बनवाया था जो पेशावर से कोलकाता को कनेक्ट करता है। अकबर के बारे में हम पढ़ेंगे। हुमायूं की डेथ के बाद मुग़ल एम्पायर जो है उसको सक्सीड किया मोहम्मद जलालुद्दीन, जिसको पॉपुलरली अकबर के नाम से जाना जाता है। जब हुमायूं मरा था तब अकबर की उम्र केवल 13 ईयर की थी। वो बहुत यंग थे एम्पायर को लुक आफ्टर करने के लिए, इसीलिए एम्पायर को लुक आफ्टर करने के लिए बैरम खान जो थे वो अकबर के बिहाफ पर लुक आफ्टर करते थे एम्पायर को। उनके उसके एक्सेशन के बाद थ्रोन पर अकबर का जो फर्स्ट एम था वो आगरा और दिल्ली को वापस पाना था। मुग़ल आर्मीज़ हेमू विक्रमादित्य से मिली दिल्ली में, जहाँ पर हेमू जो था वो उसको एक कैजुअल एरो मार दिया उसकी आंखों में और उसको वहीं पर उसकी डेथ हो गई। बैरम खान ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया दिल्ली को वापस पाने में मुगल्स के लिए। बैरम खान ने मुग़ल डायनेस्टी को लुक आफ्टर किया लगभग 4 इयर्स तक। अकबर के एक्सेशन के बाद बैरम खान मक्का चले गए पिलग्रिमेज के लिए
मुस्लिम जो एक बहुत ही हॉली पिलग्रिमेज है मुस्लिम का। हालांकि वहाँ पर वो मार दिए गए थे रास्ते में ही। उनके जो बेटे थे अब्दुल रहीम जो थे वो अगले खाना बने अकबर के कोर्ट में। फिर है एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर। अकबर का जो एम्पायर था वो बहुत ही वास्ट था। उसने मालवा को और गोंडवाना को कनकेस्ट किया था 1562 में, और उसके बाद फिर राजपूत के अगेंस्ट भी कैंपेन की थी, जिसमें उसने कई राजपूतों से फ्रेंडली रिलेशन बनाए थे। राजा भेरामल जो थे, आम्बेर के राजा थे, उन्होंने अकबर के सामने सबमिट कर दिया था खुद को, और मेवाड़ के राजा जो थे वो कभी नहीं झुके अकबर के सामने। और राणा सांगा की डेथ के बाद इंटरनल डिसयूनिटी एक्सिस्ट रही मेवाड़ में। अकबर ने इसका एडवांटेज लिया और चित्तौड़ में 1567 में फोर्ट को बीसीज कर लिया और उसे कैप्चर कर लिया। कई राजपूत रूलर्स जो थे अकबर की सुपरमेसी एक्सेप्ट कर चुके थे। मेवाड़ अभी भी सरेंडर नहीं कर रहा था, और महाराणा प्रताप उसके लीडर थे और एक ट्रू पैट्रियोट थे। अकबर ने मेवाड़ को फिर से इन्वेड किया। उनका ट्रूप्स जो था राजा मान सिंह की लीडरशिप में और आसफ खां की लीडरशिप में वहाँ पहुँचा है। बहुत ही फियर्स बैटल हुआ दोनों के बीच में, हल्दी घाटी में गौड़ा के पास। महाराणा प्रताप उसमें हार गए और अकबर को लिबरल राजपूत पॉलिसी की जो थी वो काफ़ी बेनिफिशियल हुई मुग़ल स्टेट के लिए, और राजपूत की लॉयल्टी उन्हें मिल गई, जिससे वो एम्पायर को एक्सपेंड करने में काफ़ी सक्सेसफुल हुए। आगरा में, अजमेर में और गुजरात में। राजा भगवान दास अजमेर के जो राजा थे, उन्हें जॉइंट गवर्नर अपॉइंट किया गया लाहौर का। उनका बेटा राजा मान सिंह, उसे काबुल का इंचार्ज बनाया गया, और बाद में बिहार और बंगाल का इंचार्ज भी उसे बना दिया गया। 1572 में अकबर ने गुजरात को कनकेस्ट किया, और उसने जो अपने अपोजिशन में उनके जो राजा था उसको डिफीट किया, और उससे पेंशन दी, और सक्सेसफुली उसने रिबेल्स को भी सप्रेस किया। नॉर्थ वेस्ट का कॉन्केस्ट किया अकबर ने। इसी कैंपेन की सीरीज़ में काबुल, कश्मीर, कांधार, लोअर सिंध और ईस्टर्न बलूचिस्तान को कनकेर किया। अकबर का जो फर्स्ट मूव था वो अहमदनगर की तरफ था, साउथ में, डेक्कन में। जो किंगडम जो था उनका वो ब्रेवली डिफेंड किया गया चांद बीबी के द्वारा, और कुछ ही पार्ट जो थे इसके मुगल्स के थ्रू एनेक्स किया गया। 1601 में अकबर ने खानदेश को भी इन्वेड किया, और फेमस फोर्ट बुरहानपुर और असीरगढ़ का जो था उसे कैप्चर कर लिया। तो इस तरह से लगभग पूरे इंडिया में अकबर का जो है रूल इस्टेब्लिश हो चुका था। अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन जो था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वो शेरशाह सूरी से ही लगभग मिलता जुलता था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर राजा के हाथों में ही होता था, और काउंसिल के मिनिस्टर उन्हें हेल्प किया करते थे। पंचायती सिस्टम भी वहाँ पर पाया गया था विलेज अफेयर्स में। मनसबदारी सिस्टम था अकबर के समय पर। मनसब का मतलब होता है ऑफिसर या फिर रैंक ऑफ डिग्निटी। इस सिस्टम में हर ऑफिसर जो होता था या हर नोबल जो होता था उसे एक मनसबदार कहा जाता था, और उसे एक मनसब या रैंक दे दी जाती थी। मनसबदार की जो रैंक होती थी वो हेरिडिटरी नहीं होती थी, इसे वो ऑफिसर अपनी लाइफ टाइम के ड्यूरिंग ही हेल्ड कर पाते थे। अकबर की जो आर्मी थी वो रेगुलर थी और डायरेक्टली उसके कंट्रोल में थी, वेल ट्रेंड थी, स्टेबल थी। एलिफेंट्स का भी थे उनके वॉर में यूज़ किए जाते थे। कैवलरी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट था मुगल्स का, जो मनसबदार प्रोवाइड करते थे राजा को। ऑफिशियल्स जो थे अकबर के समय पर वो हेल्प करते थे अकबर के रूल में, जैसे वज़ीर और मीर बख्शी जो थे वो दो इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स थे। वज़ीर जो था वो रेवेन्यू सिस्टम का हेड था। मीर बख्शी जो था आर्मी को सैलरीज पे किया करता था। आर्मी की ऑर्गेनाइजेशन को वो लुक आफ्टर किया करता था। मीर बख्शी आर्मी को सैलरीज पे करता था और आर्मी के ऑर्गेनाइजेशन को भी देखता था। अकबर जो था वो लोगों से दीवाने आम में अपने पैलेस में मिलता था और उनकी पिटिशंस को सुनता था, और साथ ही जो ऑफिसर से उसकी मीटिंग होती थी वो दीवाने खास में किया करते थे। फिर है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। एम्पायर जो था पूरा 15 सूबाज में या फिर 15 प्रोविंसेस में डिवाइड था। हर सूबा जो था उसे कई सरकारों में डिवाइड किया जाता था, और हर सरकार जो थी वो परगना में डिवाइड थी। विलेजेस का ग्रुप
जो थे वो मिलकर के एक परगना बनते थे। गवर्नर जो प्रोविंसेस में गवर्न करते थे, सूबेदार होते थे और इम्पोर्टेंट पर्सन होते थे वो प्रोविंस के। कोतवाल टाउन एडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज होते थे। कोतवाल जो है क्रिमिनल्स को पकड़ते थे, वेट और मेजर्स को इंस्पेक्ट करते थे जो मर्चेंट्स यूज़ किया करते थे, और रजिस्टर्स को हमेशा कीप करते थे। टाउन में जो भी लोग आते थे जाते थे, नेबरहुड था, उन विजिटर्स होते थे, उन सब का ब्यौरा रखा जाता था रजिस्टर में। रेवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था अकबर के समय पर, वो जागीरों के रूप में पे किया जाता था। सोर्स, इनकम का सोर्स था स्टेट का, और जो ऑफिसर्स थे, मनसबदार जो थे, उन्हें सैलरीज जागीरों के रूप में ही पे की जाती थी। और रेवेन्यू जो था पर्टिकुलर जागीर जो भी उसका मालिक होता था उस लैंड का, वही उससे वहाँ पर किसानों से वसूलता था रेवेन्यू जो होता था। राजा टोडरमल जो थे वो रेवेन्यू के इंचार्ज थे। ट्रेड, गुजरात और बंगाल जो दो इम्पॉर्टेंट पार्ट थे जहाँ पर फॉरेन ट्रेड सेंटर थे। यहाँ पर इंडिया जो था वो सेंट्रल एशिया के साथ, पर्शिया के साथ और रशिया के साथ भी ट्रेड कैरी किया करता था। टेक्सटाइल, इंडिगो, सॉल्ट पिटर और स्पाइसेस एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया से। लिटरेचर और फाइन आर्ट भी काफ़ी फ्लोरिश हुआ अकबर के समय पर। बेस्ट बुक्स उस टाइम की उस टाइम पे लिखी गई थी अकबर के समय पर, और वो बुक उसने खुद ने नहीं लिखी थी बल्कि उसके स्कॉलर्स जो थे उनके कोर्ट में उनसे डिस्कशन के बाद कई आइडियाज़ भी दिए थे। अकबर ने ही कई आइडियाज़ स्कॉलर्स को दिए थे और उसने बुक्स ये सब लिखवाई थी। एक लॉन्ग डिस्कशन के बाद उसके जो दो भाई थे, अबुल फजल और फैज़ी, ये दो भाइयों ने मिलकर के एक बुक लिखी थी अकबरनामा, जिसमें फेमस आईने अकबरी का एक सेक्शन दिया हुआ है। ये जो सेक्शन है इसमें लॉज और रेवेन्यू सिस्टम को डील करता है एम्पायर के। फैज़ी जो थे वो एक रिनाउंड पोइट थे उस समय के। अकबर ने संस्कृत वर्क को पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए भी एनकरेज किया था, और जो महाभारत रामायण था उसे भी उस पूरे टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया गया था इस समय पर। तानसेन एक ग्रेट म्यूजिशियन थे उस कोर्ट में, और उन्होंने कई रागाज कंपोज किए थे और हिंदुस्तानी म्यूज़िक को काफ़ी एनरिच किया था। अकबर पेंटर और आर्टिस्ट को काफ़ी पैट्रोनाइज करते थे। जो उनके कोर्ट में पेंटर होते थे, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग्स को पेंट किया करते थे बुक्स के ऊपर। और इंडियन और पर्शियन स्टाइल का मिक्सचर होता था उस समय की जो पेंटिंग होती थी। एडिशन में जो प्रिंटिंग थी वो बुक को इलुस्ट्रेट करती थी, और पेंटेड सीन जो होते थे वो लेजेंड और स्टोरीज से ली जाती थी इंडिया और पर्सिया की। अब्दुल समद, जसवंत और दासवान जो थे फेमस पेंटर्स थे अकबर के टाइम के। फतेहपुर सीकरी एक नया शहर बनवाया था अकबर ने, और आगरा में फतेहपुर है। अकबर ने एक मैग्निफिसेंट पैलेस बनवाया है वहाँ पर रेड सैंडस्टोन से। फतेहपुर सीकरी का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही एक्सीलेंट है और पर्शियन ब्लेंड का एक अच्छा नमूना है। अकबर के समय पर बहुत सारे जो इंडियन फीचर्स जैसे कि स्क्वायर ब्रैकेट एट एंट्रेंस, डिज़ाइन ऑफ केव्स, मैसिव गेटवे, ये सब इंडियन आर्किटेक्चर से लिया गया है जिसे अकबर के समय पर मॉन्यूमेंट्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। अकबर की रिलीजियस पॉलिसी काफ़ी लिबरल थी। वो बेसिक प्रिंसिपल्स पर बिलीव करता था। अकबर का मानना था कि सभी धर्म बराबर हैं और हर धर्म को वो उतना ही सम्मान देता था जितना मुस्लिम धर्म को देता था। उसने सभी धर्मों को मिलाकर एक नया धर्म शुरू किया था, दीन-ए इलाही। दीन-ए यूनिवर्सल टॉलरेंस के आइडिया पर, टॉलरेशन के आइडिया पर ये धर्म बनाया गया था। इसमें जितने भी धर्म थे सभी धर्म और सभी फेथ्स को क्लोजर में रखा गया था। रिलीजियस फ्रीडम एनकरेज की गई थी लोगों को। अकबर ने जजिया टैक्स जो सिर्फ हिंदू पिलग्रिम्स पर लगाया जाता था वो ख़त्म कर दिया। उसकी जो वाइफ थी, राजपूत वाइफ जोधा बाई, उसको अपने सारे हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की छूट थी और वो खुद भी उन होली और दिवाली जैसे फेस्टिवल्स में सेलिब्रेट किया करता था। अकबर नामा जो है हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल है। अकबरनामा जिसे अबुल फजल ने लिखा है,
अकबर के कोर्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है इम्पॉर्टेंट वो दी है, उसके कनकेस्ट, उसके रिलीजन परस्यू और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, रेवेन्यू रिफॉर्म्स, उसकी हॉबीज़, उसकी क्वालिटीज़, उसकी वर्च्यूज़ और भी कई सारी चीज़ें अकबरनामा में अबुल फजल ने लिखी हुई हैं। ये लिटरेरी वर्क जो है हाई क्वालिटी का है और काफ़ी और शो करता है अबुल फजल उसके बेस्ट, उसने अपना बेस्ट दिया है इसमें अबुल फजल ने। अकबरनामा 3 वॉल्यूम्स में है। फर्स्ट वॉल्यूम जो है उसमें मुग़ल रॉयल फैमिली के बारे में लिखा गया है, तैमूर के टाइम का, हुमायूं के टाइम का। वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 जो है अकबर की हिस्ट्री को ईयर बाय ईयर बताता है और अकबर का रेंज जो है इसमें बताया गया है। आईन अकबरी इसका 3rd वॉल्यूम है और इस बुक में प्रिंसिपल अथॉरिटी बताई गई हैं अकबर के इंस्टीट्यूशन की, और ये अकबर के रेगुलेशन से डील करता है, हर डिपार्टमेंट और उसकी जनता से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। मुग़ल एम्पायर ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर था आपके बुक का, हिस्ट्री पोर्शन का, इसलिए मैंने इसे करवाया है। ये चैप्टर आप ध्यान से रीड कीजिए और उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। इसके बाद मैं आपको इसके टर्म्स, बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।